हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीक्षा क्लासेस। और भाई आज हम करेंगे सीडीपी की एक मैराथन क्लास, ठीक है, जिसमें मैंने आपके टॉप 25 क्वेश्चंस ऐड किए हैं। और टॉप 25 में से एटलीस्ट, फिर कह रही हूँ भाई, कम से कम 10 क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है। आपको इस तरीके की वीडियोस में इसलिए दे रही हूँ ताकि आपको आपका लेवल पता चल जाए, आपने कहाँ तक तैयारी कर रखी है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब प्रीवियस एग्जाम से लिए हुए हैं भाई, ठीक। तो फिर इनके साथ साथ ऐड ऑन भी करती चलूँगी। कुछ ऑप्शंस होंगे जिनको डिटेल से बताऊंगी और कुछ चैप्टर होंगे जिनको बताऊंगी कि कौन सा चैप्टर है जो नहीं करवाया है या फिर हम आगे करेंगे या मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको जो ये मैराथन वाली क्लास है ये बहुत ध्यान से देखनी है। आप साइड में एक नोटबुक लेकर के बैठे कि क्या टॉपिक आपके रह गए हैं, आप उन टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं और उनको प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उनके नोट्स बनाएं। और तैयारी जो है भाई वो बिल्कुल प्रॉपर स्टार्ट कर दो। अब ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन छोड़ दिया, एक दिन पढ़ लिया, इस तरीके से मत करो, क्योंकि आपके दोनों एग्जाम्स आ गए, सीटेट भी एंड एसटेट भी, ठीक है। तो ये एक तो इतनी ज़्यादा फीस है भाई एग्जाम्स की, आपको पता है। सीटेट के भी एक लेवल पे 1000 है, एसटेट के भी हैं, और एसटेट के डबल लेवल पे तो बहुत ही ज़्यादा है। तो इस तरीके से मतलब अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो उन पैसों को वेस्ट मत जाने दो बिल्कुल भी, ठीक है। एग्ज़ाम को आप क्लियर करो, क्वालिफाई करो। तो और एक ये बात कि आप 90 का स्कोर बिल्कुल भी लेकर के नहीं चलेंगे, आप 120 प्लस का ही स्कोर लेकर के चलेंगे। अपने सब्जेक्ट को मजबूत बनाओ, जो आपके वीक सब्जेक्ट्स हैं उन पर अब काम करो, 1-1.5 महीना जितना भी आपके पास टाइम बचा हुआ है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो अब थोड़ी सी मस्ती को कम कर दो और पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान दो, ओके। तो चलिए, अब सीडीपी की मैराथन क्लास है आज। टॉप 25 क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चंस आपको देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। इसी तरीके से हम ईवीएस के टॉप क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएंगे, उसमें से भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर किया करो भाई, ताकि कोई भी बच्चा ना रह जाए, ठीक है। सब अपनी प्रिपरेशन घर बैठ के आराम से कर सकें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टर्मन के अनुसार 90 से 100 आईक्यू वाला बच्चा, आईक्यू मतलब बुद्धि लब्धि वाला बच्चा जो है, उसको क्या कहा जाएगा, ठीक है। तो उसको कहा जाएगा भाई सामान्य बुद्धि वाला बच्चा। तो जो टर्मन ने जो आईक्यू के लिए जो लिस्ट दी है वो आप 100% लर्न करेंगे। एक ना एक जरूर पूछी जाती है, मोस्टली यही पूछी जाती है सामान्य बुद्धि 90 से 100 वाली, या फिर पूछी जाती है प्रतिभाशाली बच्चों की क्या होती है, वो होती है भाई 140 प्लस। और मंद बुद्धि की होती है 80 से 90, और क्षीण बुद्धि वाले बच्चों की होती है 70 to 79, ठीक है। ये 4 मैंने लिखवा दी हैं, बाकी सब आप प्लेलिस्ट में जा करके देखेंगे। मैंने आईक्यू चैप्टर करवाया हुआ है बहुत ध्यान से। जो भी यहाँ टॉपिक आ रहे हैं उनको आप डिटेल से जरूर करेंगे भाई, ये सिर्फ क्वेश्चन है, ठीक है। डिटेल से जब आप करोगे तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी जो होंगे वो आप कर पाओगे। तो बिल्कुल ये नहीं है कि एज इट इज़ क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, ठीक है। मैराथन का मीनिंग यही होता है कि आपको टॉपिक का पता चल जाए कि इस टॉपिक से इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो टर्मन से बुद्धि लब्धि का क्वेश्चन जरूर आएगा, तो आप उनकी जो बुद्धि लब्धि आईक्यू सिस्टम उन्होंने जो दिया हुआ है उसको बहुत ध्यान से करोगे। फिर टर्मन ने भाई एक आईक्यू फॉर्मूला दिया था, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला दिया था, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। उन्होंने दिया कि मेंटल एज बाय क्रॉनिकल एज इनटू में 100, मतलब कि मानसिक आयु अपोन में वास्तविक आयु इनटू में 100, ठीक है। तो आपको क्या, या तो आईक्यू दे दिया जाता है, ठीक है, और मेंटल एज दे दी जाएगी, क्रॉनिकल एज पूछी जाएगी, तो आप इसको सोल्व कर लोगे। या फिर इन दोनों में से कुछ एक गिवन होगा, ये पूछा जाएगा, वट एवर फॉर्मूला ये होगा, आप पुट करके आंसर निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है भैया आपका कि घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, तो पियाजे के चरणों के संबंध में सही कथन क्या है। मनोवैज्ञानिकों के बारे में जब भी बात शुरू होती है तो जीन पियाजे जी का नाम 100% मिलेगा आपको। सीडीपी का आप कोई भी टेट एग्जाम देंगे, जीन पियाजे का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। तो जीन पियाजे की जो थ्योरी है, जो इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, वो मैंने डिटेल से करवा रखी हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप जीन पियाजे जी का चैप्टर जरूर कर लीजिए। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन घुमा फिरा करके इनके चैप्टर से जरूर पूछे जाते हैं, तो अपने नोट्स में पॉइंट आउट कर लो कि जीन पियाजे का चैप्टर आपको करना ही करना है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई मूर्त संचालन प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ सिर्फ मैं इसका आंसर दे रही हूँ, डिटेल में मैं चैप्टर करवा चुकी हूँ, आप वहाँ जाके देखो। क्वेश्चन नंबर 3 है
कि राइट टू एजुकेशन 2009 किस पर लागू नहीं होता है। तो जो राइट टू एजुकेशन है वो 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों पर लागू नहीं होता है भाई, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के 5 सिद्धांत हैं भाई, इसको मैंने डिटेल से करवा रखा है, सीडीपी की प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर मिल जाएगा, तो ये भी आप जरूर कीजिए, इससे आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। या तो सिद्धांत पूछ लिए जाते हैं कि क्या सिद्धांत है, और या ये पूछ लिया जाता है कि किन सिद्धांतों में से मतलब कोई चीज़ बाहर है या सिद्धांतों के अंदर है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। क्रियात्मक अनुसंधान एक्शन रिसर्च क्या है, ठीक है। एक्शन रिसर्च का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। मैं हर क्वेश्चन के बाद ये नहीं कहूँगी कि भाई ये मिलेगा ही मिलेगा, ये वही टॉप 25 क्वेश्चंस हैं जो मैंने लास्ट 4 ईयर्स के जो आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं उनको देख करके उनकी लिस्ट बनाई है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपको रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स कि आपको अब की बार भी मिलेंगे। वैसे उम्मीद तो है मुझे 20 के आसपास क्वेश्चन मिलने चाहिए, पर मैं फिर भी आपको एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस कह रही हूँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक्शन रिसर्च क्या है। ये एक ऐसा शोध होता है भाई जिसमें तत्काल समस्या का समाधान किया जाता है, ठीक है। मान लीजिए स्कूल में बच्चों को कोई समस्या है, ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया है, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, उसमें बच्चों की कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान कौन करेगा, या तो टीचर करेंगे, पहले टीचर के लेवल पे बात देखी जाएगी, फिर प्रिंसिपल के लेवल पे, और फिर कमेटी के लेवल पे, स्कूल कमेटी के लेवल पे, ठीक है। तो समस्या का समाधान जब तत्काल शुरू हो जाता है ना करने के लिए, मतलब अगर बच्चे को क्लासरूम में कोई समस्या वो अपने टीचर को बताएगा, अगर वो टीचर से सोल्व नहीं हो रही वो प्रिंसिपल को बताएंगे, प्रिंसिपल से नहीं होगी तो स्कूल कमेटी को बताएंगे, और यहाँ तक जो है वो स्कूल की समस्या का समाधान मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं भाई क्रियात्मक अनुसंधान, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सतत और व्यापक मूल्यांकन में औपचारिक और योग्यात्मक निर्धारण का कुल मूल्य कितना होता है। तो जो मूल्यांकन वाला चैप्टर है ये अभी हमारा रहता है, ठीक है। ये नेक्स्ट हम सीडीपी का जब चैप्टर करेंगे तो मूल्यांकन चैप्टर करेंगे। सतत और व्यापक मूल्यांकन से ही हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली जाती है, CCE, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत का मीनिंग क्या होता है, मतलब निरंतर चलने वाला, ठीक है। मूल्यांकन जो है वो निरंतर चलता रहता है। और व्यापक में क्या आएगा आपका, शैक्षिक और सह शैक्षिक, मतलब शिक्षा के साथ साथ अगर बच्चा गेम्स में है, पेंटिंग में है, डांसिंग में है, ठीक है, किसी भी तरीके से है, तो उन सब चीज़ों का एक मूल्यांकन करना वो आपका कहलाता है भाई व्यापक मूल्यांकन। ये 3-4 चीज़ें ही इस टॉपिक से पूछी जाती हैं, मैंने बता दी हैं, बाकी डिटेल से हम मूल्यांकन चैप्टर को जरूर करेंगे। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भाई 40% और 60%। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6 है कि NCF 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत क्या नहीं है, ठीक है। तो NCF 2005 मैंने चैप्टर करवा रखा है डिटेल से, ठीक है। सभी इसके सिद्धांत बताए हुए हैं, क्या हैं और क्या नहीं हैं, इसके अकॉर्डिंग कब इसमें बदलाव हुए, क्या हैं बदलाव और कब तक चलेंगे, ये सब मैंने NCF 2005 का टॉपिक करवा रखा है, CDP की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ जब आप इसके सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली पता चल जाएगा कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना NCF 2005 का सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभिप्रेरणा मोटिवेशन का वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखो भाई, अभिप्रेरणा जो है, मोटिवेशन जो है, आप जैसे अब एग्ज़ाम करोगे तो आप एग्ज़ाम तक मोटिवेटेड रहो, ठीक है। कभी टीचर्स से, कभी दूसरों की जॉब्स को देख के, या फिर कभी सेल्फ मोटिवेशन की ज़रूरत आपको पड़ेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है कि जन्मजात कई चीज़ें जो हैं हमें जन्मजात मिलती है, तो उनमें से मोटिवेशन, अभिप्रेरणा भी हमें जन्मजात मिलती है और हम अर्जित करते हैं, दूसरों को देख करके, वातावरण से हम अर्जित करते हैं। तो अभिप्रेरणा दोनों की मिलावट है भाई, जन्मजात और अर्जित, इस तरीके से आप इसको याद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 से देखते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि एक बच्चा अगर भाषा पढ़ने में और उसको समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो उस बच्चे में एक कैसा लक्षण है, कैसी अक्षमता है, ठीक है। तो देखो भाई, इसमें क्या करते हैं बच्चे, D को B पढ़ते हैं, B को D पढ़ते हैं, W को M पढ़ते हैं, M को W पढ़ते हैं, मतलब वो चीज़ों को उल्टा पढ़ते हैं और फिर उल्टा ही बोलते हैं, उल्टा ही लिखते हैं, ठीक है। तो ये बच्चे में कैसी प्रॉब्लम है, ये बच्चे की प्रॉब्लम है पठन अक्षमता की, डिसलेक्सिया। और जितने भी अक्षमताएं हैं पठन पाठन से संबंधित हैं, या लिखने से हैं, या डांसिंग से हैं, या कैलकुलिया है, जो भी है वो मैंने सब
लर्निंग डिसेबिलिटीज़ के चैप्टर में, चैप्टर फर्स्ट ही है वो सीडीपी की प्लेलिस्ट में, वहाँ मैंने करवा रखे हैं। और अक्षमता वाले से, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले चैप्टर से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप कोई भी टेट एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में और डिटेल से मैंने समझा रखा है, आप बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। वो हिंट्स के साथ और ट्रिक्स के साथ मैंने समझा रखा है, तो आप नाम देखते ही आपके माइंड में क्लिक हो जाएगा कि ये किस प्रकार की लर्निंग डिसेबिलिटी बच्चे के अंदर है। ठीक है, तो आप उस चैप्टर को जरूर देख लेना जा करके। क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? ठीक है, एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के बारे में किसने बताया? तो वो बताया भाई कार्ल यूंग ने। पर्सनैलिटी का चैप्टर हमने अभी अभी ख़त्म किया है, 4 वीडियोस में वो चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कितना लंबा चैप्टर है, और जितना लंबा चैप्टर है उतना ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात पूछी हुई है कि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो वो दिया है कार्ल यूंग ने। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है भाई कि व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ठीक है, तो इनका कारण क्या है भाई? आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच में जटिल पारस्परिक क्रिया व्यक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। ठीक है, व्यक्तिक विभिन्नताएं सब में पाई जाती हैं भाई। अब जैसे जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, किसी बच्चे को एक बार में ये वीडियोस समझ में आ जाएंगे, किसी को बार बार देखनी पड़ेंगी। ठीक है, किसी को फिर भी कुछ अगर समझ नहीं आएगा तो वो बच्चे कमेंट करेंगे। तो इसी तरीके से जो है हर किसी में विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और उनका कारण क्या होता है? या तो आनुवांशिकता या फिर पर्यावरण के बीच की जटिल पारस्परिक क्रिया उसका कारण होता है। तो जो ये आनुवांशिकता और पर्यावरण, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा आप आंख बंद करके उस पर क्लिक कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों मिलकर ही जो बच्चे का विकास है या वृद्धि है, कुछ भी है, ये दोनों मिलकर ही बच्चे में पूरी होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बच्चे की वृद्धि मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बच्चे की वृद्धि जो है वो शारीरिक विकास से संबंधित है। जब बच्चे में वृद्धि होती है तो हमें उसके शरीर में विकास दिखता है। ठीक है, उसकी लंबाई, या फिर अगर वो बच्चा मोटा हो गया है तो उसका मोटापा वो हमें साफ साफ दिखाई देता है। और जो विकास होता है वो मानसिक, वो सभी तरीके से होता है, मानसिक भी होता है, शारीरिक भी होता है, सामाजिक भी होता है। तो वो हमें दिखाई नहीं देता, वो निरंतर चलता रहता है। और वृद्धि कभी रुक जाती, कभी चलती, कभी रुकती है, कभी चलती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के मुख्य नियम क्या क्या हैं? तो सीखने के जो मुख्य नियम हैं, किसने दिए थे सीखने के सभी नियम? ये दिए हैं भाई थॉर्नडाइक ने, और ये चैप्टर मैं करवा चुकी हूँ सीखने के नियम वाला, तो ये आप जरूर देखेंगे। तो क्या क्या नियम बताए थे थॉर्नडाइक जी ने? इन्होंने बताया था फर्स्ट कि ये तत्परता का नियम है, मतलब सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, तब हम चीज़ों को आसानी से समझ पाते, जब बच्चे का इंटरेस्ट होगा। फिर है कि अभ्यास का नियम इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि जो बच्चा सीख लेता है, अगर वो बार बार उसका अभ्यास करता रहता है तो वो कभी भूलता नहीं। और थर्ड दिया इन्होंने प्रभाव का नियम। ठीक है, तो थॉर्नडाइक के नियम जो हैं वो मैंने करवा रखे हैं सीडीपी की प्लेलिस्ट में, आप उनको जरूर देखेंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं, जिन टॉपिक से भी मैं आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, वो डिटेल से सीडीपी में करवा रखे हैं। अगर कोई चैप्टर रहता है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, अभी आपका एग्जाम काफ़ी दूर है। ठीक है, तो आप जितने चैप्टर पहले करवा रखे हैं डिटेल से, उनको जरूर देखेंगे। सिर्फ क्वेश्चन आंसर से काम चलाने की मत सोचना कि जो मैराथन क्लासेज आएंगे हम वो करेंगे, नहीं, आप डिटेल से भी करेंगे। क्या पता कितनी छोटी से छोटी बात आपसे पूछ ली जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है कि विकास की किस अवस्था को अनोखा काल कहा गया है? ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है भाई बाल्यावस्था, और ये कब से कब तक होती है? 6 से 12 वर्ष तक। तो इसके दूसरे नाम भी आप जान लीजिए, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, किसी ना किसी नाम को आप देखेंगे ही आपके एग्जाम में। ठीक है, इसी अवस्था को स्कूल एज बोलते हैं, स्मार्ट एज बोलते हैं, गंदी अवस्था बोलते हैं। गंदी अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस उम्र में जो है बच्चा, अगर स्कूल से आप देखेंगे बच्चों का, तो इतने उनके गंदे कपड़े मिलेंगे, टिफ़िन गंदा मिलेगा, ठीक है, वाटर बॉटल गंदी मिलेगी, बैग को बहुत गंदा करके रखते हैं, बुक्स फाड़ लेते हैं, तो इसलिए इस अवस्था को गंदी अवस्था बोला जाता है। खेलों की अवस्था, इस उम्र में बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, स्कूल से आते हो सबसे पहले खेलने जाते हैं। ओके, और टोली, गैंग या समूह की अवस्था भी इसी अवस्था का बोला जाता है बाल्यावस्था। ठीक है भाई, तो स्कूल एज से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्कूल एज किसे बोला जाता है, तो वो बोला जाता है बाल्यावस्था को, और इसकी आयु होती है 6 से 12 वर्ष। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 कि संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित क्या नहीं है। ठीक है, तो संज्ञानात्मक जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है? आपका अनुप्रयोग आता है, आपका ज्ञान आता है, और
बोध आता है, ठीक है। तो क्या नहीं आता है, वो आता है अनुमूल्यन। और संज्ञानात्मक क्षेत्र के बारे में किसने बताया है भाई, जीन पियाजे के बारे में। तो देखो सिर्फ 25 क्वेश्चंस में ही दूसरी बार जीन पियाजे का क्वेश्चन आ गया, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। डिटेल से बिल्कुल कंप्लीट मैंने करवा रखा है, सीडीपी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो जीन पियाजे का चैप्टर आप जरूर करेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे और उसको बार बार रिवाइज करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 है, और सबसे मेन उसमें है कि जो उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं 4 बालक की, उसकी उनकी एज पूछी जाती है या उनके नाम पूछे जाते हैं, तो वो आप जरूर करेंगे भाई वो चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 14 है कि फ्रॉइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है, ठीक है। तो फ्रॉइड ने जो हमारे अहम पराअहम के बारे में बताया है उससे क्वेश्चन है। तो ये क्या किसके अनुसार आ जाएगा हमारा आंतरिकीकरण, वो आ जाएगा भाई पराअहम सुपर ईगो के बारे में। क्वेश्चन नंबर 15 है कि अधिगम की एक विशेषता नहीं है। तो अधिगम की विशेषताएं देख लेते हैं हम पहले। अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है भाई, ठीक है। जो हम सीख लेते हैं वो हम फिर भूलते नहीं हैं, और वो हमारे व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन के रूप में आ जाता है। इसका सेकंड पॉइंट है कि अधिगम जो है प्राणी की अभिवृद्धि है। जैसे जैसे अधिगम मतलब इंसान सीखता जाता है तो उसके अंदर वृद्धि होती रहती है। थर्ड है कि अधिगम एक लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है, ठीक है। और क्या नहीं है इसकी विशेषता, तो ये आ जाएगा कि अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। ये गलत बात है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से अधिगम का अवलोकन किया जा सकता है, ठीक है। तो अधिगम फिर से आ गया, पहले भी आया है इसका एक क्वेश्चन। तो अधिगम का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने करवा रखा है, आप जा करके देखेंगे उसको जरूर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि मनोवैज्ञानिक का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो किसके लिए है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए। जहाँ भी आपको बाल केंद्रित चीज़ें दिखेंगी आप वहाँ आंसर को क्लिक करेंगे, आपका कभी भी गलत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब जो शिक्षा नीति है वो सिर्फ और सिर्फ बाल केंद्रित है, न कि अध्यापक केंद्रित या स्कूल केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, किसी के भी केंद्र में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आंसर आपका जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 17 है कि समस्यात्मक बालक कैसा होता है। तो समस्यात्मक बालक होता है भाई चोरी करने वाला, झूठ बोलने वाला, या माता पिता का कहना न मानने वाला, अध्यापकों का कहना न मानने वाला। ये सब जिस बच्चे में होते हैं वो होते हैं एक समस्यात्मक बालक। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निदानिक परीक्षा डायग्नोस्टिक का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो इसका उद्देश्य क्या है, अकादमिक कठिनाइयों में का पता लगाना। तो जहाँ भी आप निदानिक परीक्षण देखेंगे या टेस्ट देखेंगे तो उसमें क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले डॉक्टर आपकी बीमारी का पता लगाता है, उसके बाद उपचार करता है, ठीक है। तो निदानिक में भी क्या होगा, पहले आपकी कठिनाई का पता लगाया जाएगा, उसके बाद आपको उपचार मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अकादमिक कठिनाइयों का पता लगाना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। समावेशी शिक्षा में क्या होता है कि कोई जाति हो, धर्म हो, किसी भी वर्ग का बच्चा हो, किसी भी प्रकार से डिसेबल हो, अगर बच्चा खुद से चाहता है कि वो सामान्य बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ाई कर सकता है, तो इन सब तरीके के बच्चों को एक साथ बिना किसी भेदभाव के पढ़ाना, चाहे वो किसी भी लिंग से हो, कुछ भी हो, कोई भी उसका जेंडर हो, किसी भी जाति से आता हो, तो वो सब बच्चे अगर एक साथ बैठ कर पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं समावेशी शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 20 आप देखेंगे कि हार्वर्ड गार्डनर ने अभियोग्यताओं के बारे में बताना है, ठीक है। तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है भाई अभियोग्यताओं के बारे में बताया। सबसे पहले उन्होंने 7 अभियोग्यताएं दी थी, उसके बाद उन्होंने 8 दी, और उसके बाद उन्होंने 9 दी हैं, ठीक है। तो ये मैंने ऑप्शंस लिखे हैं, मान लीजिए आपको ऑप्शन मिलता है 7, 8, 9, 10, तो आप 8 पे क्लिक करेंगे अगर आपके ऑप्शन में 8 है तो, अदरवाइज 7 पे करेंगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका आंसर हमेशा 8 सही माना गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ मैंने यही बात बताने के लिए ऐड किया है कि अगर हार्वर्ड गार्डनर की अभियोग्यताओं के बारे में पूछा जाता है तो उन्होंने 7 भी बताए हैं, किसी किसी बुक में सिर्फ 7 तक करवा रखी हैं, किसी में 8 तक करवा रखी हैं, और किसी में 9th को भी ऐड ऑन किया गया है। तो आप एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आपके ऑप्शन में 8 आंसर मिलेगा तो आप 8 पे क्लिक करेंगे, अभी तक 8 को ठीक माना गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि विकास के सिद्धांत के बारे में हमें बताना है, ठीक है। तो विकास के सिद्धांत कैसे हैं, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हमेशा चलती रहती है, परस्पर संबंध रखने वाली है, ठीक है। जो विकास होता है तो सब चीज़ें एक दूसरे से संबंध रखती है, मानसिक, शारीरिक, सामाजिक, सब कुछ। और समान प्रतिमान, मतलब जैसे कि इंडिया का बच्चा है और अमेरिका का बच्चा है, तो ये नहीं है कि अमेरिका का बच्चा बिल्कुल
10 किलो का पैदा हो जाएगा। नो, सेम चीज़ें होती हैं यहाँ भी और वहाँ भी, बस थोड़ा बहुत हाइट में फ़र्क हो गया, वेट में फ़र्क हो गया, इस तरीके से कलर में फ़र्क हो गया, लेकिन ये नहीं है कि उनके पहले हाथ बढ़ेंगे और हमारे वालों के पहले पैर बढ़ेंगे। नो, सब चीज़ें बराबर चलती हैं, तो समान प्रतिमान का मतलब यही है। और एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विकास कब से शुरू होता है और कब तक चलता है, तो माँ के गर्भ से ही विकास शुरू हो जाता है और मृत्यु तक चलता रहता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी बात। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे कि आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन क्या है, या फिर इनसाइड द बॉक्स चिंतन क्या है। आप इस पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, और चिंतन का जो चैप्टर है वो मैंने करवा रखा है, आप वो चैप्टर जरूर करेंगे। अभी देख लीजिए कि 25 क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चनों ने अपनी जगह बना रखी है, तो आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन क्या होता है, ये होता है अपसारी चिंतन, जिसमें समस्या का एक से ज़्यादा समाधान होता है। मान लीजिए कि मैं पूछूँ आप जॉब के बाद क्या करेंगे, अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप क्या करेंगे। कोई कहेगा मैं समाज सेवा करूँगा, कोई कहेगा मैं अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई अच्छी स्टडी दूंगा, ठीक है, कोई कहेगा कि मैं कोई हॉस्पिटल बनवाऊंगा, या वट एवर, जो भी मतलब आप बता सकते हैं, समस्या का समाधान निकाल सकते हैं इस तरीके से, तो वो क्या हो जाएगा, अपसारी चिंतन। नेक्स्ट है कि इनसाइड द बॉक्स क्या है, वो है एक अभिसारी चिंतन, जिसमें समस्या का सिर्फ और सिर्फ एक ही समाधान होता है। जैसे मैं पूछूं कि आप टेट का एग्जाम देने के बाद क्या करेंगे, तो टेट का एग्जाम देने के बाद आप टीचर लाइन में ही जाएंगे, ठीक है। टेट का एग्जाम देने के बाद एसएससी में तो भर्ती हो नहीं जाएंगे आप, सीजीएल में, तो क्या होगा, इसका समस्या का समाधान सिर्फ एक ही है कि टेट का एग्जाम देने के बाद आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से इन दोनों में डिफरेंस आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 कि जब बच्चा हवाई जहाज में सैर करने की कल्पना करने लग जाता है, या फिर क्लास में बैठा बैठा प्रधानमंत्री से हाथ मिलाने की सोचता है, या फिर क्या करता है कि विदाउट पढ़ाई किए हुए, पूरी पढ़ाई किए हुए और टेट के एग्जाम्स दिए हुए वो अध्यापक बनने की सोचता है, तो ये जो कल्पनाएं हैं कैसी कल्पनाएं हैं, तो ये कैसी कल्पनाएं हैं, अनोखी कल्पनाएं हैं। ख्याली पुलाव जो वाली जो कल्पनाएं होती हैं वो किस में आती हैं, अनोखी कल्पना में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है भाई जो अभी मैंने आपको कराया कि अभिसारी चिंतन क्या है, तो वो है कि समस्या का एक ही समाधान होना अभिसारी चिंतन कहलाता है। ठीक है, हाँ भाई 25 क्वेश्चंस तो हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन आप ये चीज़ और देख लीजिए, इन 3 पॉइंट्स को और ध्यान से देख लीजिए, ये भी आपको जरूर एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए मैं इनको क्वेश्चन में कवर नहीं किया, अलग से लिखवाया है ताकि आप इनको 2-3 बार सुने या फिर नोट्स बनाएं, और ये आपको जरूर मिलेंगे। कन्फ्यूज़ करने वाले पॉइंट्स हैं तीनों के तीनों, पीछे भी मैंने एक टॉपिक के अंदर इनको करवा रखा है, बट क्या आप उनको देखें ना देखें, तो इसको जरूर देख लेना। यहाँ जितनी भी मैंने प्लेलिस्ट में आपको वीडियोस दे रखी है, अगर आप वो कवर कर लेते हैं तो भाई सीडीपी में आपके अबाउट 22-23 मार्क्स आ जाएंगे, जितना अभी तक कंटेंट डाल रखा है। और एग्ज़ाम तक आपका कंटेंट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट कवर करवा दिया जाएगा चैनल पे, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका फर्स्ट पॉइंट कि सीखने के लिए आंकलन क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। आपको वर्ड्स पे ध्यान देना, ये देखिए यहाँ पर है के लिए, यहाँ पर है का, और यहाँ पर है के, इतना ही फर्क है सिर्फ। तो सीखने के लिए आंकलन में क्या होगा, ये होता है टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के दौरान ही ये असेसमेंट हो जाती है। ठीक है, कैसे, जब मान लो अब मैं पढ़ा रही हूँ आपको और पढ़ाते पढ़ाते एकदम से आपसे क्वेश्चन पूछने लग जाऊँ, जबकि बीच में अगर अपना कोई और सिलेबस रहता हो, मान लीजिए लेसन है, बच्चे को जब आप लेसन पढ़ाते हो तो बीच में ही क्वेश्चन पूछने लग जाओगे, तो वो हो जाएगा सीखने के लिए आंकलन। ओके, सेकंड है कि सीखने का आंकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें क्या होगा कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद, मतलब कि जब लेसन जो है वो ख़त्म हो गया है तब आप बच्चों से पूछते हो, या फिर उनका कुछ सिलेबस कवर हो गया है तब बच्चों से यूटीज़ लिए जाते हैं या हाफ ईयरली लिए जाते हैं, तो किस में आ जाएंगे, सीखने का आंकलन में। ओके, थर्ड है कि सीखने के रूप में आंकलन, तो इसमें बच्चे स्वयं अपना आंकलन करते रहते हैं। 2 दोस्त बनेंगे क्लास में अच्छे, ठीक है, वो फिर वो क्या करेंगे। और एक और चीज़ है भाई कि बच्चे की दोस्ती क्लास में कितने दिन चलती है, बहुत कम दिन, ठीक है। वो 1-2 दिन अच्छे अच्छे दोस्त बनेंगे, नेक्स्ट डे उनकी शीट अपने आप बदल जाती है, ठीक है। तो बच्चे जो है स्वयं अपना आंकलन करते रहते हैं, वो उसको 3-4 क्वेश्चंस देगा, वो उसको 3-4 वो अपने आप चेक करते रहते हैं और अपना आंकलन जो है वो स्वयं कर लेते हैं। तो ये 3 चीज़ें आप बताने आपको इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ठीक है। आपका कंप्लीट कंटेंट आपको सीटेट और एस्टेट तक चैनल पे मिल जाएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एस्टेट की जो प्रक्रिया है पूरी तरीके से, किस तरीके से फॉर्म कब फिल हो रहा है, क्या एज लिमिट है, सब कुछ, मार्क्स, सिलेबस, सब मैंने एक वीडियो में बता रखा है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लें, ठीक है। आपको प्रोसेस समझ में आ जाएगा किस तरीके से आपको एस्टेट
फॉर्म फिल करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।